दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नर्क नीति। ये नर्क नाशक नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नर्क नाशक नागराज। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में नर्क नाशक नागराज का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। ये यहाँ पे जो स्टोरी दे रखी है ये पहले पार्ट की है, तो ये आपने पढ़ ली होगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, बस कुछ देर की बात है। नागराज और उसकी मौत के बीच सिर्फ एक अधूरी कहानी का फासला है। नर्क नाशक के नागराज बनने की कहानी, जिसका अंत नागराज की मृत्यु रूपी पूर्ण विराम से होगा। और वह पूर्ण विराम खुद नागराज अपनी जीवन गाथा पर लगाएगा। बिल्कुल सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा तो मुझे भी थी पापा। इस पल की प्रतीक्षा थी मुझे जब आपके प्रति अपना पुत्र होने का दायित्व निभा सकूं मैं। जरूर बेटे। इधर मैं नागराज की जीवन गाथा समाप्त करूंगा और उधर तुम नागराज से अस्तित्व हो। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। नागराज का लहू चखने को मैं और मेरे सैनिक व्याकुल हैं। विश्व का सर्वाधिक जहरीला लहू जो किसी भी प्राणी को पल भर में गला सकता है, सिवाय मेरे और मेरे सैनिकों के। इस नागराज को खत्म करने से पहले नागव्यूह के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, वरना सारे के एक किराए पर पानी फिर जाएगा। अब तुम्हें नागराज की मौजूदा स्थिति और नागव्यूह का पता लगाना है, और तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है। देरी के लिए माफी चाहता हूं मैं अपराध परिषद और पापा दक्ष को। बताना चाहूंगा कि नागराज को खत्म करने के लिए जो हथियार मैंने बनाया है वो यहाँ पहुंच चुका है। वाह, हम वो हथियार देखना चाहेंगे प्रोफेसर। हाँ हाँ, कहाँ है वो हथियार। हाँ, आखिर हम भी तो देखे कि जिसका विश्व अपराध जगत बाल विवाह का न कर सका, उसे मारने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार किया आपने। आपके उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने को हम भी उत्सुक हैं प्रोफेसर। बहुत जल्दी वो हथियार अपना शक्ति प्रदर्शन आपके सामने करेगा मामीम, परंतु उससे पूर्व नागराज की उत्पत्ति कथा समाप्त करना आवश्यक है। तो साथियों, मैं नरक के नागराज बनने की अद्भुत गाथा आरंभ करने जा रहा हूँ। एक ऐसी गाथा जिसने एक पिता पुत्र के भावनात्मक संबंधों के मायने बदल दिए। जी हाँ साथियों, अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो दास्तान जिसने प्रोफेसर नागमणि और नरक नाशक के भाग्य को बना दिया। नरक नीति। जैसा कि माननीय अपराध परिषद और पापा अध्यक्ष जानते हैं, यह वो समय था जब पूरे देश पर नरक नाशक का सुरूर सर चढ़कर बोल रहा था। मानवता का रहस्यमय रक्षक आखिर कौन है नरकनाशक। इंसानी अवतार, इंसानियत का हथियार नरकनाशक। देश भर में बड़ों और बच्चों का चेता बन गया था मेरा हथियार। नरकनाशक इज माई सुपर हीरो। बदमाशों के खैरनी टेंटन एंड। अपने हथियार का जो परीक्षण मैंने बुलडॉग और अपने अन्य दुश्मनों पर किया था वो पूर्णतः सफल रहा। शैतानों के बढ़ने लगे जब जब अत्याचार, मजलूमों के दिल से आती है पुकार, आ जाओ नरकनाशक करने को पापियों का संहार। परंतु मैं यह भूल गया था कि नरकनाशक का वो ब्रह्मास्त्र था जिसकी तीव्र मारक क्षमता धूम धड़ाक मेरे शत्रुओं के साथ साथ खुद मुझे भी भस्म करने की कुव्वत रखती थी। नशे के सौदागरों को सेप्टेम बेट हिस धड़ाक से सांप। माफ कर दो रे नरकनाशक, हम खुद ही जाकर हवालात में बंद हो जाएंगे। बस सांपों से बचा लो। वो गुड, मेरे साथी तुम दोनों को पास के पुलिस स्टेशन तक एस्कॉर्ट करेंगे। कट कट कड़ाक। मेरे सरफ इंद्रियों ने मुझे सही समय पर संकेत दे दिया है कि शहर की सड़कों पर फर्राटा दौड़ते इस ट्रक में भरा हुआ है। स्नोकी। देश की युवा पीढ़ी तेजी से स्लो पॉइजन का शिकार हो रही है। आम सर्पों की अपेक्षा स्नोकी में दिमाग नगण्य होता है। इस प्रजातीय सर्पों के साथ मानसिक संपर्क नहीं स्थापित किया जा सकता, वरना यह आसानी से पता चल जाता है कि आखिर देश के भविष्य को बर्बाद करने वाली शैतानी ताकत कौन है। तू सिर्फ उस शैतानी ताकत की फिक्र कर बच्चे जो तुझे बर्बाद करने वाली है। स्लैश धड़ाक। विषधार की फिक्र कर तू बच्चे। विषधार। आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, यह वो क्षण था जब मेरा वर्षों का सपना मिट्टी में मिल जाने वाला था। मेरे हथियार मुझ पर ही चलने वाला था।
इसके बीच से उभरे फफोले कुछ ही पलों में मेरे सूक्ष्म सर्प स्वतः ही ठीक कर देंगे। फिर भी इसके विष धार से बचना होगा। तुम तो पापा के खास आदमियों में से एक हो। स्लैश सोए। अब सारा माजरा समझ आ रहा है। धड़ाक। आह। पर आपकी तरह मैं भी गलत था। गद्दार, पापा ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उनके साथ ही विश्वासघात किया। धड़ तड़ाक। अपने भगवान पर सुबह करने का विचार भी उसके दिल में न आया। पर सुनोकी का इतना बड़ा रैकेट चलाना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं। बता कौन है तेरा सरप्रस्त। दौड़। मेरा कोई भी मुलाजिम मेरी मुखालफत करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। अपने रहनुमा का नाम बक। ओह खच। मैंने अपना बचाव पहले तैयार कर लिया था और कुछ बताने से पूर्व मुझे काटकर खुद ही गल गया वो गद्दार। मैं स्नोकी का विषय ड्रग एडिक्ट्स में ड्रग की लत के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाला सीरम डेवलप करने में प्रयोग करने वाला था। ऐसे ही प्रयोगों के लिए क्रैत, कंचुली और विषधार ने स्वेच्छा से विष पुरुष बनना स्वीकार किया था ताकि मानवता की रक्षा के लिए उन पर विष प्रयोग करके दवाएं विकसित की जा सके। मुझे अंदेशा नहीं था कि विषधार गद्दार निकलेगा। बचाव के साथ ही मैंने तैयार कर रखा था अपना अगला दांव। पिछले कुछ समय से कई आतंकी ताकतें नाग शक्तियों को विध्वंसकारी प्रयोग में लाने हेतु प्रयासरत है बेटा। स्नोकी द्वारा देशी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कुचेष्टा उन आतंकी ताकतों की उसी मुहिम का हिस्सा है। मेरा फेंका तीर सही निशाने पर लगा था। आपको किसी पर शक है पापा? शक नहीं, यकीन है बेटे। इन सब के पीछे एसएस का हाथ है। अपनी ओर बढ़ते ग्रैंड को अपने दुश्मनों का काल बनाने का दिमाग रखता है नागमणि। आपको कुछ करना होगा प्रोफेसर, वरना जल्दी नरकनाशक का हाथ हमारी गर्दनों पर होगा। दूसरी ओर शहर के नई मेयर ने जीना मुहाल किया हुआ है। स्नोकी के खिलाफ चलाई मुहिम में हमारा करोड़ों का स्नोकी बर्बाद कर दिया उसने। अभी मुसीबत का पिटारा यही खत्म नहीं हुआ है। इस एसएस ग्रुप ने भी हिंदुस्तान में हमारी जड़ों को खासा खोखला किया है। एसएस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्नोकी का सारा ठिकरा मैंने एसएस के सर ही फोड़ा है। नर्क नाशक अब एसएस को नर्क पहुंचा कर ही चैन लेगा। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। तीर होगा नर्क नाशक और शिकार होंगे एसएस और मेयर। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों क्यों चला आया हूँ। ओफ डैडी, आपसे कितनी बार कहा कि कम से कम संडे को घर को ऑफिस मत बनाया करिए। जानते हैं आपके हम आपसे कितने नाराज हैं हम। हा हा हा। सॉरी नीति बेटे, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे संडे पर सिर्फ हमारी प्यारी बिटिया रानी का अधिकार होता है। हम। अब तो गलती की पेनल्टी लगेगी। आपको आज सारा दिन हमारे साथ बिताना होगा। हा हा, पेनल्टी एक्सेप्टेड। अब ना सिर्फ आज पूरा दिन आपके साथ बिताएंगे बल्कि आपकी पसंद की फिल्म भी देखेंगे और आपको आपके फेवरेट रेस्तरां में डिनर भी कराएंगे। लव यू डैडी, यू आर द बेस्ट। खुद को संभाल राज। क्या बेवकूफी है ये? क्या कर रहा तू यहाँ? कहीं ऐसा ना होगी तो अपने उद्देश्य से भटक जाए। अरे ये क्या? तो मैं यूं ही यहाँ नहीं आ गया। मेरी छठी इंद्री लाई है मुझे यहाँ। बुड़ूम। डैडी। कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अपने गले को बेवजह तकलीफ मत दे मेयर। जल्दी तुझे भी हम वहीं वहीं पहुंचा देंगे जहां तेरी सिक्योरिटी वालों को पहुंचाया है। करोड़ों के सुनों की बर्बाद करके तूने एसएस का बहुत नुकसान किया है। बूम बड़ाम। इसलिए एसएस ने तेरा बोल बम करने का आदेश दिया है। क्या? तुम एसएस के आदमी नहीं हो सकते। किसने भेजा तुम्हें? तेरी मौत एसएस ने भेजा में। तू कोई सुपर हीरो तो है नहीं जो उछल कूद करके हमसे बच जाएगा। शांति से बोल बम करा ले मेयर। सोए। बोले शंकर की वाणी को बदनाम करते हो तुम लोग। तो तुम। इसलिए तुम्हारा बोल बम करने बोले भंडारी ने अपना दूत भेज दिया। हिस। सांप इसी कलायु से निकले हैं। एसएस का रास्ता काटने की हिमाकत मत कर लड़के, नाश हो जाएगा तेरा।
स्नोकी के जहर से देश को नर्क बनाने की कोशिश करने वाले एसएस का नाश भी जल्दी करेगा नर्क नाशक। सांपों का बना हैंटर, हाय मार डाला, सड़ाक सड़ाक। यह तो जरा सी मार में ही बेहोश हो गए। जब इन्हें होश जेल में आएगा जहां ये अपने बॉस एसएस के खिलाफ गवाही देंगे। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद नरकनाशक, पर तुम हमला होते ही मैं बचाने कैसे पहुंच गए? अपराध से लोगों की रक्षा करना मेरा दायित्व है मेयर साहब। मैं उसके लिए कहीं भी पहुंच सकता हूं। लोगों की रक्षा करने का दायित्व कानून का है, और कानून की राह में आने वाले अक्सर जेल पहुंचते हैं। पर पापा, इसने हमारी जान बचाई। सेटअप नहीं थी, बीच में मत बोलो। मैं अपना दायित्व निभाने को स्वतंत्र हूँ, और आपका कानून अपना दायित्व निभाने को। गुड डे मेयर साहब। ये आपने ठीक नहीं किया पापा। नरकनाशक कानून और लोगों का दोस्त है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी होनी थी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन घटनाओं का इतना स्पष्ट विवरण कैसे पता है, जिनमें मैं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं था। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि नरकनाशक के शरीर में वास करने वाले कुछ सांपों में मैंने ऐसे नैनाइट माइक्रो रिसेप्टर्स फिट कर दिए थे, जो कि नरकनाशक की पल प्रतिपल की जानकारी मुझे देते रहते थे। देश का कानून मेरे लिए भी सर्वोपरि है, पर इंसानी के दुश्मनों को खुलेआम दुनिया को नर्क बनाने की छूट नहीं दे सकता मैं। साधुओं के वेश में मेरे पर हमला करने करने गए मेरे आदमी नरकनाशक को यकीन दिला चुके थे कि वो एसएस के आदमी है। देश भर में एसएस संगठन के साधु कार्यकर्ता सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को आशीर्वाद देते दिखाई पड़ते थे, जिनके आशीर्वाद रूपी भस्म को ग्रहण करने के लिए लोग पागल हो उठते थे। बोल बम, जय स्वामी शंकर सेन साहब। स्वामी के सेवक आ गए, अब भस्म मिलेगी। एक बार उस भस्म को माथे पर मलने व उसका सेवन करने पर ही उसकी लत लग जाती थी। भस्म दो बाबा, भस्म दो। सबको भस्म मिलेगा बच्चा, सब लाइन से आओ। दक्षिणा देते जाओ और भस्म लेते जाओ। इंसान पागलों की तरह भस्म तलाशता हुआ नशे के उन सौदागरों की शरण में पहुंच जाता था। उस भस्म के लिए लोग अपना घर घर बार तक लुटा देने को तैयार थे। भस्म दे दो बाबा, मुझे भस्म दे दो। हा हा हा। भस्म तो अवश्य मिलेगी बच्चा, परंतु उसके लिए मोटी दक्षिणा देनी पड़ेगी। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दान करने को तैयार हूँ, बस मुझे भस्म दे दो। इसके अलावा ऐसे संगठन मेरी तरह ये अपराधियों को हथियार के रूप में विशिष्ट सर्प सप्लाई करता था। हिस। आतंकी संगठनों में भी ऐसे संगठन नाग शक्तियों का प्रयोग करता था। हिस। परंतु यह मेरे लिए भी एक पहेली थी कि आखिर वो नाग शक्तियों को अपने वश में कैसे करता था। आम अपराधी मेरे सामने तूफान के सामने तिनके की हैसियत रखते थे, पर ऐसे आने वाले दिनों में मेरे लिए तूफान बन सकता था। उस तिनके का अस्तित्व तूफान बनने से पूर्व समाप्त करना आवश्यक था। थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक्स का टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक बार पूछूंगा। एसएस कहाँ मिलेगा? इस शाबाश, जलाकर राख कर दो इन सांपों को। इनकी राख से तैयार होगी विष भस्म, जिसका एक बार सेवन करने वाला सदा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इंसान नागों को जहरीले कहते हैं, उन्हें अपने लिए खतरा समझते हैं, पर इनसे कहीं ज्यादा जहरीले और खतरनाक तो तुम लोग हो। हिस फुस फू। नाग किसी पर तभी प्रहार करते हैं जब उन्हें उससे खतरा हो। बचाओ, सांप सांप। भड़ाक भड़ाक। तुम लोग ऐसे तो पूरे समाज को खतरा है। इससे पहले कि तुम लोग समाज को जहरीला करो, तुम्हारी रगें जहरीले कर देगा नरकनाशक। हा हा हा। छुट्टा दादा पर सांप छोड़ा, चल अपना ये अरमान भी पूरा कर ले। शौकीन कोबरा एक साथ जलाकर उनकी राख का छुट्टा लगाता छुट्टा दादा। दुनिया का कोई भी जहर छुट्टा दादा के लिए सिर्फ नशे का समान है। खूब डसो कैचो, क्योंकि जितना तुम डसोगे उतना छुट्टा दादा को नशा होगा। हिस फुस। और नशा छुट्टा दादा को वैश्याना ताकत और उन्माद देता है। या वाकई जहर तो इसके लिए नशे का काम कर रहा है, और साथ स्टेरॉइड का भी। बहुत उद्यम मचा चुका तो छुट्टा दादा की भट्टी पर। भड़ाक। उफ। हे भगवान, बहुत जोर का मारा, पूरा दिमाग घूम गया।
इसी भट्टी में जलाकर तेरी भस्म से चिलम सुलगाएगा छुट्टा दादा। ओ, चकराते हुए दिमाग के साथ इस विपरीत सांड से कैसे निपटूं? विष फुंकार ट्राई करके देखता हूँ। फू। ओह, बहुत नशीले तेरी फुंकार तो, पर मुझ पर छोड़कर गलती कर गया तू। क्योंकि नशा छुट्टा दादा की नसों में वो उन्माद बढ़ता है कि अपने दुश्मन की राख चिलम में फूंक डालता छुट्टा दादा। धड़ाक। लो जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। विष फुंकार ने तो इसे और भी खूंखार बना दिया। नरकनाशक के पहुंचने की खबर मेरे दुश्मन तक पहुंच गई थी। हफ हफ। नरकनाशक ने मठ पर आक्रमण कर दिया है स्वामी जी। दुड़ दुड़। बोल बम। अभी नरकनाशक से हमारा आमना सामना होने का समय नहीं आया है। इस स्थल से प्रस्थान करने की तैयारी करो। मन कर रहा है इसे काट दूं, पर यह तो चीटिंग हो जाएगी। धड़ाक। और मुझे वार करने का तो यह मौका ही नहीं दे रहा। तेरी हड्डियां तोड़कर उनसे नई चिलम बनाएगा छुट्टा दादा। मर सपोले मर। उफ। हा हा हा। बेहोश हो गया बेचारा। जरा छुट्टा जलाने का इंतजाम तो कर लूं। इसी मसाल से नरकनाशक की चिलम जलाऊंगा। आए, यह कहाँ गायब हो गया? और ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर गए छुट्टा दादा। बड़ा अच्छा मौका था तुम्हारे पास मेरी गर्दन मरोड़ने का, पर कुछ पलों की तुम्हारी चूक अब तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। आह, तो ठीक कैसे हो गया? इतनी जल्दी तेरे घाव कैसे भर गए? धड़ाक। मेरे शरीर पर लगा गहरे से गहरा घाव भी कुछ क्षणों में अपने आप भर जाता है। आह, पर मैं तुझे जो घाव दूंगा उन्हें भरने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। धड़ाक। हिच। बेचारा दो ही पंच में होश खो बैठा, पर इसने मेरा काफी टाइम बर्बाद कर दिया। ओह, पूरा मठ खा लिए। छुट्टा दादा मुझे उलझाए हुए था। उतनी देर में एसएस और उसके आदमी भाग निकले। बैड लक। पर वास्तव में बैड लक तो मेरा शुरू हो गया था, क्योंकि नीति को कुछ और ही मंजूर था। मेरा नर्क नाशक से फौरन मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज। मैंने सुना कि सभी सांप उसके दोस्त हैं, कि क्या तुम उसे बुला सकते हो? उसकी मासूम विनती ना ठुकरा सका वो नाग। नर्क नाशक, तुम्हारी मित्र तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी मित्र तुम्हें पुकार रही है। ओह नीति। नीति क्यों ढूंढ रही है मुझे? मम्मी देखो नर्क नाशक। हफ। तुम ठीक तो हो नीति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम तक पहुंचने को कोई और तरीका नहीं सूझा, तो इस सांप के थ्रू मैसेज भेजकर बुला लिया। थैंक्स मित्र। वेलकम नरकनाशक। अब बताओ क्यों बुला रही थी मुझे? सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए। मेरी और पापा की जान बचाने के लिए थैंक यू, और पापा के रूड बिहेव के लिए सॉरी। सॉरी और थैंक यू बुलावो क्यों? इट्स ओके नीति। तो मैं थैंक्स या सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मेयर सर ने जो कुछ भी कहा अपने फर्ज को निभाते हुए कहा। उनकी कर्तव्य निष्ठा की मैं इज्जत करता हूँ। अरे यह तो नर्कनाशक है ना? हुर्रे! नर्कनाशक मेरा सुपर हीरो। नर्कनाशक हमारे साथ फुटबॉल खेलो। मेरे साथ शीशा पर जुलो ने। नर्कनाशक भैया, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। नर्कनाशक भैया। वाओ, अमेजिंग! सांपों के बने झूले। इन बच्चों के साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन वापस लौट आया हो। बचपन से ही मेरे अलग रंग रूप के कारण मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाता था। पार्कों में खेलना और झूले झूलना क्या होता है, दोस्त क्या होता है, ये मैंने कभी जाना ही नहीं। आई होप कि अब से तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए। यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। बाय नर्कनाशक भैया। वी लव यू। नर्कनाशक और नीति के बीच एक मासूम मित्रता पनप चुकी थी, और यह मित्रता की कोपल आने वाले समय में विनाश का वृक्ष बनने वाली थी।
यह रिश्ते भी बहुत अजीब चीज होते हैं साथियों। कुछ सालों साथ रहने पर भी मजबूत नहीं होते और कुछ चंद पलों में ही अटूट बन जाते हैं। नीति और नरकनाशक का रिश्ता ऐसा ही था। मेरे अलावा नीति दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे राज से उससे अलग रंग रूप से बैग करना या अनोखेपन का एहसास नहीं था। राज उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त था। वर्तमान में तेरा और मेरा अस्तित्व इस कदर एक दूसरे से जुड़ा है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जा छुपे, मेरी सर्प इंद्रिया तुझे ढूंढ निकालेगी नागराज। हा हा हा, आखिर मैंने तुझे ढूंढ निकाला। बस एक बार नागव्यू का पता चल जाए, फिर तेरे कलेजे के लहू से विषपान करूंगा मैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यह तो नागमणि द्वीप है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? सब्र रखो नागराज, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि तुम खुद को जीवित रख सके तो। धोखा? तुम मुझे फंसाने के लिए यहाँ लाई है नागिन। वो तुझे हमारे आदेश पर यहाँ लाई है नागराज। काल योद्धा कालदूत के आदेश पर तुझे नागमणि द्वीप की निर्जन धरती पर लाया गया है। कालदूत? ताकि तेरे विषैले लहू से नागमणि द्वीप की निर्जन धरती सींची जा सके। सरक! यह कारण अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाता मैं। आपके मस्तक पर विद्यमान तेज आपके एक पुण्यात्मा होने की पुष्टि कर रहा है। मुझ पर वार करने का अपना उद्देश्य बताए। तुम्हारा कोतवाल छेद करने की कोई बाध्यता नहीं है हमारी। फिर भी इतना समझ ले कि यह तेरे अस्तित्व परीक्षण की लड़ाई है। यदि तू जीता तो जीवन और यदि हारा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। पर साथ ही यह भी जान ले कि आज तक काल योद्धा कालदूत अपना कोई भी युद्ध नहीं आ रहा है। बिना पराजित हुए कोई योद्धा मान नहीं बनता मान्यवर। पराजय योद्धा को जय का महत्व समझाती है। आज आपका परिचय पराजय से भली भांति कराएगा नागराज। साय सक धड़ाम हफ। उद्दंडित बल से परिपूर्ण है तू। यह विष फुंकार आपके आवेश को शांत कर देगी। देव विष भी बह रहा तेरी रगों में। परंतु मात्र देव शक्ति और शारीरिक बल ही तुझे कालदूत पर विजय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उफ! काल योद्धा है। काल को भी हमारे सम्मुख शीश झुकाना पड़ता है। भड़ाक! विषय महाविषय और परम विषय की सम्मिलित शक्ति अपराजयी है। काल सर्प की जकड़ से तेरा शरीर नहीं अपितु तेरी आत्मा ही स्वतंत्र हो सकती है। अभेद हिमालय को भी भेदने की शक्ति रखने वाला चीर चला आज तेरा हृदय भेदेगा और तेरे शव को नागमणि द्वीप की धरती के गर्भ में दसा देगा यह काल त्रिशूल। समय की रफ्तार में उस मर्त्युंजय बालक को लाए हुए 14 वर्ष कब बीत गए यह पता भी नहीं चला मुझे। नागमणि, मेरी बात सुनो। चले आओ, मेरे पास आओ। यानी पुराना वचन निभाने का वक्त आ चुका था। वचन जो मैंने 14 वर्ष पूर्व उस रहस्यमय स्थान पर मरते हुए सदाई नाग पुरोहित को दिया था। नन्नागात्रे, अपने वादे के अनुरूप अब तुमने मृत्युंजय बालक का सही पालन पोषण किया नागमणि। अब समय आ गया कि मृत्युंजय बालक उस वस्तु को प्राप्त करे जिस पर उसका अधिकार है, यानी नागरत्न। कल मृत्युंजय बालक 15 वर्ष का हो जाएगा। सितारों की गति और दिशा बिल्कुल उपयुक्त है। कल तुम्हें उसे यहीं इसी नाग मंदिर में बेचना है। यहाँ से उसका आगे का सफर आरंभ होगा। पृथ्वी पर मौजूद समस्त नागों का राजा बनने का सफर। जिस स्थान से तुमने नाग मंदिर की तलाश आरंभ की थी, उसी स्थान से उसे भी अपनी तलाश आरंभ करनी होगी। उसका भाग्य स्वयं उसका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, यदि नागरत्न राज को दुनिया के सभी नागों का राजा बना सकता है तो राज नागरत्न अवश्य तलाश करेगा। हफ! यह तो सपना था। राज के नाग रत्न हासिल करने का अर्थ था दुनिया भर के नाग राज के हुक्म के गुलाम। और राज मेरे हुक्म का गुलाम। राज, अरे कमरा खाली है। पर क्या राज जब वाकई मेरे हुक्म का गुलाम रह गया था? मुझे पता कि नरकनाशक कहाँ होगा।
राज को नरकनाशक बनाने के लिए मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य 15 वर्ष कुर्बान किए थे और पिछले चंद दिनों में ही मुझे वो अपने हाथों से फिसलता प्रतीत हो रहा था। मेरा अचूक हथियार किसी और के हाथ का खिलौना बनता जा रहा था, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। ठक ठक। मैं उस लड़की के प्रति राज के किशोर हृदय में जन्म लेती भावनाओं से अवगत था, परंतु भावना ऐसा जंग होती है जो बड़े से बड़े अचूक हथियार को भी ध्वस्त कर सकती है। तुम इतनी देर लगा दी, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई थी मैं। अरे पहले भीतर आने दो, फिर डांटना। मैं चिंतित था क्योंकि यह जंग तेजी से मेरे हथियार को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। पूरे शहर की सुरक्षा से निश्चिंत होकर ही यहाँ आया हूँ, परंतु किशोर हृदय से उत्पन्न भावनाएं मुखालफत पर बगावत का रूप ले सकती है। नहीं, मैं खुलकर नरनाशक और नीति के बीच पनपती भावनाओं का विरोध नहीं कर सकता था। बहानेबाजी मत करो। तुम्हारे आने के बाद से तो वैसे भी शहर में गुड्डे बदमाश घर से नहीं निकलते। ओके बाबा, सॉरी। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। क्या सरप्राइज है? बता दिया तो सरप्राइज किया। आंखें बंद रखना, नो चीटिंग। अपने हथियार को अपने खिलाफ करने का रिस्क नहीं उठा सकता था मैं। इन भावनाओं को खत्म करने का एक ही तरीका था, भावनाओं के कारक को ही खत्म कर दिया जाए। मुझे सिगरी नीति को नरनाशक से दूर करने की कोई राह निकालनी थी। हैप्पी बर्थडे नीति। ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले दुर्लभ नाग सल्क सर्पों के सल्क से बनाई है, तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी दोस्ती का प्रतीक। कहते हैं सल्क सर्पी गई सल्क में अद्भुत शक्तियां होती हैं। अद्भुत शक्तियों का तो पता नहीं, पर तुमने दिया यही बात इसे सबसे अद्भुत बनाती है। किस्मत ने तो जैसे उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया था, तभी तो दोनों के जन्मदिन की तारीख भी एक ही थी। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारे गिफ्ट जितना स्पेशल तो नहीं, पर मुझे लगा तुम पर खूब जचेगा। यह तो ड्रेस है। देसी डफर कॉस्ट्यूम है। मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। थैंक्स नीति, पर मैं अपनी मौजूदा कॉस्ट्यूम से खुश हूँ। कपड़े मुझे असहज करते हैं। अब नखरे करना बंद करो। अच्छा लगता है क्या अंडरवेयर में क्राइम फाइटिंग करना? नाउ गो एंड ट्राई दिस कॉस्ट्यूम। पहनता हूँ बाबा, डांट क्यों रही हो? वो पोशाक नरकनाशक के नागराज बनने का पहला चरण थी। उसके नागराज बनने और उसे और अपने पिता यानी मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनने का पहला चरण। यह कॉस्ट्यूम तो जच रही है मुझे, मुझ पर, और कंफर्टेबल भी है। क्राइम फाइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यू आर लुकिंग फैब। ऐसा अल्टीमेट सुपर हीरो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुमने तो आज मुझे मेरे वजूद को पहचान दे दी। जिसका वजूद खुद इंसानियत की पहचान हो, उसे भला मैं क्या पहचान दूंगी? बस नरकनाशक को एक नया आयाम देने की कोशिश की है मैंने। अब मुझे जाना होगा, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी बर्थडे ट्रीट का क्या होगा? कल ट्रीट पक्की, प्रॉमिस। हा हा हा। मुझे पता सुपर हीरो प्रॉमिस नहीं तोड़ते। बाय। नरकनाशक की किस्मत में अपनी कलम से लिखने का आदी था। उसके जीवन में जो चीज मुझे स्वीकार नहीं, उसे मिटाने का अधिकार भी मेरा ही था। हैप्पी बर्थडे बेटा। पापा आप, वो मैं नीति से मिलने गए थे। हर साल तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करने की आदत रही है बेटा, पर अब लगता है ये आदत छोड़नी होगी। आपका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है पापा। इसे कभी मुझसे दूर नहीं करिएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है ही। वैसे लगता है अब किसी और का स्नेह भी तेरे साथ जुड़ गया है। वैसे पोशाक अच्छी है। वो पापा नीति ने कॉस्ट्यूम में ले डिजाइन की है। खबर यह पोशाक तुझ पर। अपने क्रोध को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने का रिवाज है, पर आज मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए। आदेश दीजिए पापा। मैंने उसे नाग रत्न के विषय में नहीं बताया कि वो अद्भुत रत्न उसकी शक्तियों को बहुगुणित कर सकता है। अपराध के विरुद्ध तुम्हारी युद्ध में शक्ति विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है राज बेटे। हम, पर मैं उस नाग रत्न तक पहुंचूंगा कैसे?
तुम्हें अंडमान के उस द्वीप तक पहुंचकर अपनी समुद्री यात्रा आरंभ करनी होगी, राज। आगे के दिशा निर्देश तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएंगे। मैं फौरन ही अंडमान के लिए निकलता हूँ पापा। नीति से किया अपना वादा निभाने कल रात लौटना है मुझे। समय वाकई कम है मेरे पास। नरकनासक रत्न की खोज में निकल पड़ा, परंतु हम दोनों इस बात से अनजान थे कि यह खोज अपेक्षा से अधिक दुर्गम होने वाली है, क्योंकि जल्द इस खोज में कई और किरदार भी शामिल होने वाले थे। कौन सी जगह है? बोल बम तुड़ तुड़। संकट शहनशाह की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है बिग ब्लैक बुलडॉग। बोल बम। ऐसे सूप संकट शहनशाह, तुम्हारे कुत्तों ने तो तुम्हारी नोटी बोटियां नोच डाली थी बुलडॉग, पर अभी तुम्हारी मृत्यु का वक्त नहीं आया था। इसलिए हमने अपने शिष्यों को बेचकर तुम्हें वहां से निकाला और तुम्हारा उपचार किया। बुलडॉग तुम्हारा ऋणी है स्वामी शंकर शहनशाह। हा हा हा। साधु की भी कभी किसी को ऋण नहीं देता बुलडॉग। उधार रखने की फितरत बुलडॉग की भी नहीं है स्वामी। मौका मिलते हिसाब बराबर कर देगा बुलडॉग। दृढ़ दृढ़। मौका तो तेरे सामने बुलडॉग, ऐसा मौका जिसे तू मेरा एहसान भी उतार सकता है और हम दोनों के चिर शत्रु नरकनाशक का नाश भी कर सकता है। दृढ़। मैं समझा नहीं। बॉल बम। समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। शंकर शहनशाह ने बुलडॉग से क्या कहा, यह मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। आने वाले घटनाक्रम में आप स्वामी यह बात जान जाएंगे साथियों। हाँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि शंकर शहनशाह नरकनाशक और मेरे खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर चुका था। अब एक तीर से तीन शिकार करेगा शंकर शहनशाह। नागमणि की भयंकर मौत के साथ साथ नरकनाशक और नाग शक्तियों का स्वामी बनेगा शंकर शहनशाह। बॉल बम। वर्तमान समय। यह कौन सी नाग शक्ति है जो नागराज को मौत के कगार पर पहुंचा रही है? वैसे तो यह नाग शक्ति नागराज को मारकर हमारा ही काम कर रही है, पर मैंने नागराज को अपने हाथों से मारने का प्रण लिया है। दूसरे, अगर नागराज मारा गया तो नागव्यूह तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बंद हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नागराज को बचाऊं या चुपचाप तमाशा देखूं? अभी पापा से भी संपर्क नहीं साध सकता। हम, यानी आपके आदेश पर नरकनाशक नागरत्न प्राप्त करने निकल पड़ा। क्या यह वही नागरत्न है जिससे नागराज ने कुछ समय पूर्व तुतैन खामिन और विशंदर को परास्त किया है? सही समझे पापा दक्ष, यह वही नागरत्न है। मेरे निर्देशानुसार नरकनाशक अंडमान के उस अंतिम द्वीप पर पहुंचा। नागरत्न तुतैनखामेन और विशंदर के बारे में जानने के लिए पढ़े मकबरा और तक्षक। तो ये कॉमिक्स में भी मैं जल्दी डाल दूंगा। फिलहाल तो मैं इसको आगे करता हूँ चालू। उसी स्थान पर जहां मैंने उसे प्राप्त कर नया जीवन दिया था। पापा के कहे अनुसार मैं इस स्थान तक तो आ तो गया, पर कई घंटों तक यहाँ खड़े रहने के बाद भी यह समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाना है। अरे यह क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई नाव थपेड़ों पर तैरती हुई इधर ही आ रही है। शायद यह नाव ही मेरे आगे के सफर का साधन है। मुझे इस पर सवार होना होगा। वाकई मुझे लेकर यह अद्भुत नाग नौका स्वतः समुद्र की ओर बढ़ रही है। नरकनाशक को आभास नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। वो आंखों से ओझल हो रहा है। हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। इससे आगे गए तो हम फंस जाएंगे और उससे हमारी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। वह शीघ्र ही वापस लौटेगा। यह समुद्री धुंध तो गहरी होती जा रही है। हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा। ब्रुक ब्रुक स्प्लैश। हे भगवान, यह क्या बला है? सुरसा सर्प के क्षेत्र में घुसपैठ करके भूल कर दी तूने प्राणी। अब तो सुरसा सर्प की सुध आसान करनी होगी तुझे। वो पहला मौका था जब नागराज अपने जीवन में किसी इच्छादायी नाकाम ना सामना कर रहा था। यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म या फैंटेसी स्टोरी से निकला प्राणी लग रहा है। इसे सर्प रस्सी से बांधना होगा, वरना यह नौका ही तोड़ डालेगा। हा हा हा। सुरसा सर्प को कैचुआ से बांधने की कोशिश कर रहा है। यह तो सुरसा सर्प की दाढ़ में ही फंसकर रह जाएंगे।
इसने तो नागरसी चबा डाली, अब क्या करूं? कचर कचर बड़ा। ओह, नाग नौका भी गई। मूर्ख बालक, तू समझता है कि समुद्र में कूद कर खुद को बचा लेगा? यह समुद्र भी सुरसा सर्प के आदेश का गुलाम है। यह क्या जादू है? समुद्र की लहरें सर्प रूप लेकर मुझे जकड़ रही हैं और सुरसा सर्प के विशाल मुख की ओर धकेल रही हैं। हा हा हा, मैंने कहा था ना, यह समुद्र भी मेरे हुक्म का गुलाम है। उस 14 वर्षीय बालक की शक्तियां सुरसा सर्प जैसी विध्वंसक नाग शक्ति के सामने बेहद तुच्छ थी। हू, हा हा हा, समुद्र का प्रचंड वेग तेरी विष फुंकार की तीव्रता न्यूनतम न्यूनतम कर देगा। कोई और दाव भी आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अब तक नरनाशक ने सिर्फ इंसानी शत्रुओं से मुकाबला किया था। स्विश। यह प्रथम अवसर था जब किसी प्रलयंकारी नाग शक्ति से नरनाशक का सामना हुआ था। यह तो मुझे बिना चबाई लील जाएगा। हफ। उसका किशोर हृदय वैसे कांप होगा। उसका किशोर हृदय वैसे कांप रहा होगा। यह उसकी असली परीक्षा थी। और जिंदगी की हर कठिन परीक्षा को मुंह तोड़ जवाब देने की बुरी आदत उसे बचपन से ही थी। इसका यह सीमित बल मुझे चंद चंद क्षणों में ही परास्त कर देगा। मैं इसे दोनों जबड़े मिलने से अब और नहीं रोक सकता। पापा, मुसीबत में जाओ और बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं, वही राज मुझे पुकारता था। मैं था उसकी आत्म शक्ति का स्रोत। और फिर असंभव असंभव करने का कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता था वो। गड़प। हा हा हा, मुझसे मुकाबला कर रहा था मूर्ख बालक। और जहाँ कोई भी मार्ग शेष ना हो, वहां अपना मार्ग स्वयं बनाना फितरत थी उसकी। अब इसके ऊपरी दाढ़ से चिपककर खुद को इसका ग्रास बनने से फिलहाल तो बचा लिया मैंने। सर, इसके पहने दांतों और लपलपाती दो धारी जीभ से बचते हुए मुझे इसे कंठ की ओर रेंगना होगा। फुर। ओह, इसके कंठ से तीव्र विष फुहार बौछार की तरह निकल रही है। आह, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक गला डालेगी यह विष बौछार। अब मुझे हार नहीं माननी। हफ। आगे बढ़ते रहना होगा मुझे। हफ। और पहुंचना होगा इसे कंठ में स्थित विष ग्रंथि तक। हफ। यह इसकी विष ग्रंथि प्रतीत होती है। अगर मैं इसे फोड़ दूं तो? फटाक। फोर। उफ, यह जानलेवा विष बौछार। लगता है मैंने खुद ही अपना जीवन समाप्त करने का रास्ता चुन लिया। स्लैश। परंतु उसने सही रास्ता चुना था। किसी भी नाग की सबसे बड़ी शक्ति और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही होती है, उसकी विष ग्रंथि। विष ग्रंथि फटते उसकी विष बौछार फुहारे की तरह ऊपर की ओर उठी। विष बौछार के तीव्र वेग और ग्रंथि फटने की पीड़ा ने सुरसा सर्प को अपना मुंह खोलने पर विवश कर दिया। ओह, मैं तो बीच समुद्र में था, यह ठोस धरती कहां से आ गई? थर्ड। इससे पहले कि नरनाशक कुछ समझ पाता, एक और अविस्मरणीय दृश्य उसे सम्मुख प्रस्तुत हुआ। हेरा नाववत्स, इस नाग समुद्र क्षेत्र का देवता हूं मैं। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु भेजा गया था। भेजा गया था किसके द्वारा और क्यों देव? यह ज्ञात करने हेतु कि तुम नाग रत्न प्राप्ति योग्य हो या नहीं। तुमने खुद को योग्य सिद्ध कर दिया। अब तुम अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हो। क्षमा करे देव, परंतु आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन लेना चाहता मेरी परीक्षा? निश्चिंत रहो वत्स, उचित समय पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ओह, देव सुरसा सब तो ओझल हो गए। निश्चित रूप से यह द्वीप ही मेरी यात्रा का अगला चरण है, परंतु आगे किधर बढ़ूं? अरे, अभी इनकी सौर ध्वनियां किधर से आ रही हैं? पी। उफ, अजीब मंत्र मुग्ध मुग्ध कर देने वाली धुन है। यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मैं स्वतः बिन की स्वर ध्वनि की ओर खींचने को विवश हो गया हूँ। पी। यह तो कोई प्राचीन नाग मंदिर है जो कि अब खंडर हो चुका है। यहाँ यह बीन कौन बजा रहा है? पी। ओह, बीन की ध्वनि तीव्र होती जा रही है। अब तक मेरी इच्छा शक्ति मेरे मस्तिष्क पर किसी तरह नियंत्रण बनाए हुए थी, और अब वो भी जवाब दे रही है।
पी- मंदिर के स्तंभों पर बने इन पाषाण यक्ष सपेरों की बीन से निकल रही है यह सम्मोहित करने वाली ध्वनियां। नर्कनाशक की नाग शक्तियां उसकी शत्रु बन गई थी। किसी आम नाग की तरह नर्कनाशक भी बीन के स्वर ध्वनियों पर झूमने के लिए विवश हो गया था। ओह! पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो उठे और बीन बजाते हुए आक्रामक रूप से मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। पी- कड़कड़म। मैं अपने सब सैनिकों को आदेश नहीं दे पा रहा हूँ कि अब वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी नाग शक्तियां इन पाषाण यक्षों पर कारगर होंगी। अरे! बीन की आवाज से सम्मोहित हुए मेरे सर्प सैनिक स्वतः ही मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उफ! मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। क्रिच क्रिच। मेरे सर्प सैनिक बीन की ध्वनि से सम्मोहित हुए जैसे ही पाषाण यक्ष सपेरों के निकट पहुंच रहे हैं वो उन्हें कुचल कर मार रहे हैं। मेरा असर भी मेरे सर्प सैनिकों जैसा ही होने वाला है। मैं भी खुद को पाषाण यक्ष सपेरों की ओर रेंगने से रोक नहीं पा रहा हूँ। सर। पाषाण यक्ष मुझे भी सर्पों की भांति कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे अपनी जवाब देती इच्छा शक्ति को एकत्र करना होगा। दौड़ दौड़ाम। और बचने की कोई युक्ति लगानी होगी, पर क्या? बचा हुआ कोई भी साधन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक साधन है, यह गलत सर्पों की आकृतियां। गलत सर्पों की विशेषता यह होती है कि वो सीधे अपने शत्रु की श्वास नली पर प्रहार करते हैं। कि अब मुझे शीघ्रता दिखानी होगी। मेरा मस्तिष्क अब और सहन नहीं कर सकता। यदि स्तंभ से निकले पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो सकते हैं तो यह पाषाण गलत सर्प भी जीवित होने चाहिए। बस मुझे अपने भीतर बची कुछ शक्ति का आखिरी कतरा तक लगाकर इन्हें उखाड़ना होगा। हफ। कड़। हफ। इन्हें तो किसी प्रकार मैंने उखाड़ लिया, पर अब मुझ में लेस मात्र शक्ति भी शेष नहीं है। पाषाण यक्ष मुझे कुचलने के लिए बेहद निकट आ चुके हैं। सॉय श्रॉट। वो पाषाण यक्षों के निकट आते ही गलत सर्प स्वतः जीवित हो गए। गलत सर्पों के पाषाण यक्षों की गलत पकड़ते ही दोनों की शिथिल और निर्जीव हो गए। बीन की आवाज भी बंद हो गई। हाँ, अब जाकर कुछ चैन पड़ा। बीन के सम्मोहन से मुक्त होकर मेरे सर्प सैनिक भी वापस मेरे शरीर में समा रहे हैं। लगता है यह मेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। एक अजीब सा आकर्षण है इस मंदिर में। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। जैसे जैसे इस स्थान से मेरा कोई गहरा संबंध है, परंतु अपने होशोहवास में तो कभी यहाँ नहीं आया। ओह! यह क्या है? यह तो किसी देवता की प्रतिमा है, शायद इस मंदिर के आराध्य देव की। इस प्रतिमा के पीछे बने विशाल समुद्री नक्शे पर बने उस काले बिंदु को अंकित किया गया है, जिसके नीचे कालदीप लिखा हुआ है। यानी मेरा अगला गंतव्य यही कालदीप है। नक्शा तो मैंने पूर्णतः दिमाग में उतार लिया, पर नाग नौका तो देव सुरसा सर्प ने नष्ट कर दी थी और इस स्थान तक तैर के तो पहुंचा नहीं जा सकता है। ठक। इस उजाड़ टापू पर नौका निर्माण की कोई वस्तु भी नजर नहीं आ रही। और यह क्या है? यह तो किसी विशालकाय नाग की अस्थियां हैं, जो कि नौका के आकार में है। शायद यह यहाँ कालदीप पहुंचने और के साधन के रूप में भी मौजूद है। सर्पअस्थि नौका स्वतः ही उस दिशा में बढ़ चली जिधर नक्शे पर कालदीप अंकित था। वो धुंध से बाहर निकल कर आ रहा है बिग ब्लैक बुलडॉग। इस बार वह किसी अजीब से हड्डियों की नाव पर सवार है। मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा। गुलाम के लिए क्या आदेश है बिग ब्लैक बुलडॉग? अभी इसका काम तमाम कर दूं क्या? तो चुपचाप इसका पीछा कर। इसे अंदेशा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इसके पीछे है। इसका शिकार खुद बुलडॉग से इसमें आने पर करेगा। कालदीप।
इस द्वीप की धरती तो वाकई काली है, शायद इसलिए इसका नाम काल द्वीप है। इस कटीले भीड़ में आगे बढ़ना होगा। खच खच। नागराज के पीछे जाने की बजाय बुलडॉग ने समुद्र में छलांग लगा दी। जाने क्या षड्यंत्र कुल बुला रहा था उसके कुटिल मस्तिष्क में, या फिर वहां वो मात्र अपने रहनुमा स्वामी शंकर शहनशाह का हुक्म बजाने आया था। तो यहीं रुक और मेरे लौटने का इंतजार कर। फिलहाल नागराज का सामना उन आश्चर्यजनक शक्तियों से होने वाला था जिनके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओह, पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, पर यह कटीले बेलें तो मेरे शरीर में धंसकर मेरा खून चूस रही हैं। आने वाले समय में ये आश्चर्यजनक शक्तियां उसका ही शक्ति विस्तार करने वाली थी। स्क्रीच, इन्हें अपने शरीर से अलग करना होगा। अगर वो उनसे बच पाता तो। उफ, अलग होने के बजाय यह बेलें तो मुझसे और अधिक चिपटती जा रही हैं। बाहर आओ मेरे नाग साथियों, और आजाद कराओ मुझे। नाग साथी भी मुझे आजाद नहीं करा पा रहे हैं। यह तंत्र बेला लड़के, इनके चपेट में जो एक बार आ गया, फिर वो निचड़ी हुई लाश बनकर ही छूटता है। तक्षशिला के तंत्र वन में यदि देवता भी फंस जाए तो जीवित बाहर नहीं निकल सकते। तेरी बिसाती क्या है लड़के। तक्षशिला, यह वही नागिन है न, जो अब नागराज की तीर सर्पी का हिस्सा है। सही समझे मित्रों, यह तीर सर्पी का बिनकड़ी और नर्क नाशक नागराज की चिर मित्राणी तक्षशिला ही थी। तक्षशिला और नर्क नाशक नागराज का पहला आमना सामना था वो। अगर नागराज ने जल्दी इस लड़ाई का रुख अपनी ओर नहीं झुकाया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठोक। ऐसे साधारण वार से तुमसे जीतने की अपेक्षा करता नागराज। लक्ष्य निर्धारित करके किया गया साधारण से साधारण वार भी कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ओह, हमारी कुंडली की जकड़ स्वतः ही खुल रही है। यह तूने कैसे किया? नाग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो महात्मन, परंतु उसकी दुम सदैव उसी कमजोरी रहती है। मैंने आपकी रीढ़ रूपी दुम पर प्रहार कर उसे सुन्न कर दिया है। मात्र हमारी दुम को संज्ञा सुनकर खुद को विजेता मत समझ नागराज। हमारे मार्ग अस्त्रों पर तेरे इस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दौड़। यह क्या? हम अपना संतुलन नहीं बना पा रहे। उफ, मेरा वार धीरे धीरे आपकी पूरी रीढ़ को सुन कर रहा है, जिस वजह से वो आपके तीनों दड़ों का भार नहीं उठा पा रही। लड़ाई खत्म हुई महात्मन, आप हार गए। इतनी जल्दी नहीं नागराज। अभी महात्मन की सेविका नागतंत्रिका नगीना जीवित है। स्वस्थ दड़ौक। ओह, कुछ देर के लिए वाकई तुम्हें भूल ही गया था मैं। युद्ध में भूल करना बहुत गम महंगा साबित होता नागराज। जुम तड़ाक। यह तंत्रवाद तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा तुझे। उफ, ऐसे सैन्य पीड़ा हो रही है। यह अपने तंत्रवार अपने गले में बंधी नागमणि से कर रही है। मुझे इसकी नागमणि से गले से निकालनी होगी। सक। ओह मेरी मणि। अफ, अब कुछ राहत मिली। क्या कहते हो नगीना? क्या बिना अपनी मणि के भी मुकाबला करना चाहती हो? तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुकाबला यहीं खत्म। हा हा हा। अब यह मणि तेरे शरीर से तभी अलग होगी जब तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। शायद यह सही कह रही है। यह सैन्य पीड़ा जल्दी मेरे दिमाग को संज्ञा शून्य कर देगी, और लाख बल लगाकर भी यह मणि मेरे हथेली से अलग नहीं हो रही। और कोई चारा नहीं है पापा को इन्फॉर्म करना ही होगा। इस कमबख्त से तो मैंने कहा था कि मुझे परेशान न करे। बिप बिप। ओह, यह तो गंभीर मामला है। हमें अपनी कथा को एक और छोटा सा अल्प विराम देना होगा मित्रों। आश्वस्त रहे, मैं अति शीघ्र वापस लौटूंगा और आपको बताऊंगा कि अपने जिस बेटे को मैंने अपने लगते जिगर समझा था, उसने कैसे दिया मुझे जीवन भर का नरक दंश। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इस कॉमिक्स का तीसरा पार्ट है नरक दंश, जो आपको कल 2 बजे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में।
नर्क नासिक नागराज के फोल्डर के अंदर। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, नर्क दंश में।